एक बच्चा हो गया, क्या दूसरा बच्चा पैदा करने में मुश्किल आ रही है? इसकी वजह सेकेंडरी इनफर्टिलिटी तो नहीं। क्या होती है ये जानेंगे आज सेहत के पहले सेगमेंट में। बारिश के मौसम में बाल इतने ज्यादा टूटते क्यों हैं और इनका टूटना कैसे कम करें, जवाब आप पता करेंगे अपने दूसरे सेगमेंट में। ओट्स या दलिया दोनों में ज्यादा हेल्दी क्या है, इस राज से पर्दा उठेगा सेहत के तीसरे सेगमेंट में। Brought to you by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन तो का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। आपने इनफर्टिलिटी के बारे में सुना है? इसका मतलब है जब किसी कपल को बच्चा पैदा करने में दिक्कत आती है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, एक बार भी नहीं। लेकिन एक ऐसी इनफर्टिलिटी भी होती है जिसमें कपल एक बार तो प्रेग्नेंट हो जाता है पर उन्हें दूसरी बार बच्चा पैदा करने में मुश्किल आती है। इसे कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। आज सेहत के इस एपिसोड में हम इसी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी पर बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होती है, इसके क्या कारण हैं, क्या पहली प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं जिनसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का अंदाजा लगाया जा सके, और क्या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का कोई इलाज है। सुनिए। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या होती है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी वो होती है जो महिलाओं में कभी भी प्रेगनेंसी ना हुई हो, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वो होती है कि एक बार प्रेगनेंसी हो गई, बच्चा हुआ हो या ना हुआ हो, पहली प्रेगनेंसी हो सकता है सिर्फ अबॉर्शन ही हो गई हो या बच्चा भी हो गया हो, पर अब एक बार प्रेग्नेंट होने के बाद अब दोबारा वो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो इसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के कई कारण हो सकते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि आपकी जो प्रणाली है जो रिप्रोडक्शन की, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं आ गया है, यानी कि कोई बच्चेदानी में कोई खराबी तो नहीं आ गई, ट्यूब कोई ब्लॉक तो नहीं हो गई किसी कारणवश, या तो उसमें कोई सर्जरी हुई हो या उसमें कोई मास डेवलप हो गया हो जैसे फाइब्रॉइड हो या कोई ट्यूमर हो, या कोई दूसरा कारण भी हो सकते हैं कि इन्फेक्शन की वजह से उसमें ब्लॉक हो गई हो ट्यूब्स। और दूसरे कारण भी हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के, जब आपका एंडोक्रिनल सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, आपका हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है, या आपने किसी कैंसर की कोई इलाज कराया हो, कोई रेडियोथेरेपी की हो या कीमोथेरेपी की हो, जिसकी वजह से आपकी ओवरीज खराब हो गई हो, आपके अंडे जो है ठीक से बन ना पा रहे हो या खत्म हो गए हो, तब भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो जाती है। कभी कभी कई और कारण भी होते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के लिए, कि आपको कोई डिजीज हो गई हो, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गई हो, उसका लंबा इलाज चला हो, उसमें भी आपकी जो ट्यूब्स खराब हो जाती हैं या बच्चेदानी खराब हो जाती है, तब भी इनफर्टिलिटी हो जाती है सेकेंडरी। अगर एक प्रेगनेंसी है उसमें ऐसे कोई लक्षण नहीं होंगे जिससे आपको पता चलेगा कि अगली बार आपको प्रेगनेंसी होगी कि नहीं, पर उस प्रेगनेंसी के दौरान अगर कुछ ऐसी घटना हुई हो, जैसे प्रेगनेंसी के बाद आपको बहुत ज्यादा हैमरेज हुआ हो, जिसको पोस्टपार्टम हैमरेज कहते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ब्रेन की जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसमें जो ब्लड होता है वो नहीं पहुंच पाता है और वो ग्लैंड खराब हो जाती है, तो हार्मोन्स नहीं निकलते बाद में, इसलिए इनफर्टिलिटी हो जाती है। या प्रेगनेंसी हुई हो आपको पर वो खराब हो जाती है, तो आप सफाई करवा लेते हैं। सफाई करवाने में कभी कभी ज्यादा उसकी क्यूरेटेज हो जाती है यूट्राइन कैविटी की, जिसकी वजह से दोनों सतह आपस में चिपक जाती हैं, तब भी बच्चे होने में आगे परेशानी आ सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लक्षण मिलेंगे आपको पहली प्रेगनेंसी में ये बताने के लिए कि अगली बार आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं प्रेगनेंसी के, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर बढ़ जाना, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। उन सिचुएशन में नेक्स्ट प्रेगनेंसी में वही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के चांसेस होते हैं, और इन्हीं कारणों की वजह से कभी कभी प्रेग्नेंट होने में थोड़ा डिले हो सकता है। कभी कभी ये डिले करना भी पड़ता है जिससे कि आप डिजीज को कंट्रोल कर सकें। इलाज सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का डिपेंड करता है कि कारण क्या है इनफर्टिलिटी के लिए। उसको क्या कोई फाइब्रॉइड है जिसकी वजह से उसका रास्ता बंद हो रहा है, या प्रेगनेंसी उसमें चिपक नहीं पा रही है, पनप नहीं पा रही है, उसकी क्या ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, ये देखना है। क्या उसने कोई ऐसी दवाई ले रखी है जिसकी वजह से ओवरीज का फंक्शन खराब हो चुका है या बच्चेदानी की सतह खराब हो चुकी है, कोई उसने सिकाई करवाई है बच्चेदानी के सरफेस की, तो ये सब देखना होता है। अगर उसमें कोई ब्लॉकेज है
और बहुत बच्चेदानी खराब है तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF टेस्ट ट्यूब बेबी को ही हम लोग एडवाइस करते हैं। वरना कोई बीमारी है तो उस बीमारी का इलाज करते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है या कोई और इन्फेक्शन है, वेजाइनल इन्फेक्शंस चल रहे हैं, क्लेमेडियल, गोनोरियल, उसका इलाज करते हैं। ये भी देखना है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और उनसे रिलेटेड जो इन्फेक्शंस हैं वो तो नहीं है, उनका इलाज करना पड़ता है। जो टेस्ट कराने पड़ते हैं वो चीफली यही कराने पड़ते हैं। एक तो बेसिक अल्ट्रासाउंड, ये देखने के लिए कि कोई ग्रोथ तो नहीं है। फिर एक टेस्ट होता है जिसको HSG बोलते हैं, हिस्टेरोसैल्पिंजोग्राम, जिससे हम लोग ये देखते हैं कि ट्यूब्स खुली हुई हैं कि नहीं खुली हुई हैं। उसमें एक दवाई डालते हैं और दवाई डाल करके एक एक्सरे लेते हैं। वो दवा एक्सरे में सफ़ेद दिखाई देती है और जहां जहां वो दवाई देती है वो रास्ता हम लोग ट्रेस कर लेते हैं। उसमें दिख जाता है कि वो दवाई ट्यूब से बाहर गिर गई है कि नहीं गिर गई है, वो एक्सरे की फोटो से पता चलता है। तो ये देख करना पड़ता है। और बहुत ही आधुनिक तरीके से जाएंगे तो डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, जिसमें हम लोग कैमरे की मदद से पेट के अंदर बच्चेदानी और बच्चेदानी के अपेंडेजेस जैसे ओवरीज और टेस्ट ट्यूब्स को साक्षात देख लेते हैं। और हिस्ट्रोस्कोपी से बच्चेदानी का मुंह और उसका रास्ता और बच्चेदानी की अंदर की सतह को भी देख लेते हैं। उसमें कुछ भी होता है वो दिखाई दे जाता है, देख भी सकते हैं उसी समय और उसी समय उसका इलाज भी कर सकते हैं। एक और डिजीज होती है जिसको कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। उसकी वजह से भी महिलाओं को बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो भी एक प्रमुख कारण हो रही है इनफर्टिलिटी के लिए, सेकेंडरी। और ये कभी भी हो सकती है। हो सकता है शुरुआती वर्षों में आपको एंडोमेट्रियोसिस ना हो और उम्र के बढ़ते समय आपको एंडोमेट्रियोसिस हो गई हो। एंडोमेट्रियोसिस वो बीमारी है जिसमें जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, जो मुख्य कारण हम लोग मानते हैं, वो बच्चेदानी के मुंह से बाहर की तरफ निकलता है, पर कभी कभी वो उल्टी दिशा में जाकर के ट्यूबों के द्वारा पेट के अंदर चला जाता है और जहां जहां वो ब्लड गिरता है वहां वहां चिपकन हो जाती है, आते आपस में चिपक जाती हैं। पेशाबदानी में चिपकन हो सकती है, बच्चेदानी, ओवरीज, ट्यूब्स आपस में चिपक के गुत्थम गुत्था होकर के एक मांस बना सकती हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस का भी ट्रीटमेंट है, वो ऑपरेटिव और मेडिकल दोनों होता है, तो ये ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं। फिर आजकल ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों का एंडोक्रिनल सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं, उसमें हम लोगों को हार्मोनल ट्रीटमेंट देना होता है। फिर आजकल वेट बढ़ रहा है, लोग का खान पान बदल गया है, रहन सहन बदल गया है, तो वेट बढ़ रहा है, ओबेसिटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। तो ओबेसिटी को ट्रीट करना भी एक इम्पॉर्टेंट अंग हो गया है इनफर्टिलिटी ट्रीट करने के लिए। PCOS जो हार्मोनल डिसबैलेंस है, जिसका नाम आप लोग ने सबने सुना होगा, वो यंग लड़कियों में और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की लड़कियों में देखा गया है। उसका भी एक बहुत मुख्य कारण है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के लिए, और उसका भी इलाज आपको डॉक्टरों के द्वारा मिलेगा हार्मोन्स की थेरेपी से। अगर आपको दूसरी प्रेगनेंसी से जुड़ी कोई भी दिक्कत है तो डॉक्टर से मिलें, वो आपकी जांचें करेंगे, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से आगे ट्रीटमेंट बताएंगे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। ये बारिश का मौसम, उफ, जितनी बार कंघा करो उतनी बार ढेर सारे बाल कंघे में नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि अगर 2-4 बार और कंघा कर लिया ना तो सिर पर बाल ही नहीं बचेंगे। पर आखिर इस मौसम में बाल इतने ज्यादा टूटते क्यों हैं और इन्हें बचाने के लिए हम क्या करें, ये हमने पूछा मेकओवर क्लिनिक औरंगाबाद में ट्राइकोलॉजिस्ट डॉक्टर गोविंद भारतीय से। डॉक्टर गोविंद बताते हैं कि बारिश के मौसम में ज्यादा बाल टूटने की कई वजह हैं। पहली वजह है हवा में बहुत ज्यादा नमी होना। ये नमी आपके बालों के नेचुरल ऑयल को खत्म कर देती है, इससे बालों की जड़ें सूखने लगती हैं और बाल झड़ने लगते हैं। दूसरी वजह है बरसात। बारिश का पानी जितना साफ दिखता है उतना होता नहीं, कई बार इसमें गंदगी और केमिकल्स होते हैं। फिर जब ये बारिश का पानी आपके बालों पर पड़ता है और साफ पानी से आप सर नहीं धोते, तब ये गंदगी स्कैल्प और बालों पर जमा हो जाती है, इससे बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं। तीसरी वजह है फंगल इन्फेक्शन। इस मौसम में स्कैल्प पर फंगल इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है। ऐसा होने पर सिर में खुजली और जलन होने लगती है, स्कैल्प पर पपड़ी जमने लगती है, इससे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और बाल झड़ने लगते हैं। पर आप टेंशन मत लीजिए, इस मौसम में बालों का झड़ना काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप बालों को हफ्ते में 2 से 3 बार धोएं, इससे स्कैल्प साफ रहता है, उसमें नमी या गंदगी जमा नहीं होती। शैम्पू और कंडीशनर आप अपने बालों के टाइप के हिसाब से चुन सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि शैम्पू सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री हो। दरअसल सल्फेट शैम्पू में झाग बनाने के लिए होता है, लेकिन ये बालों की नेचुरल नमी को छीन लेता है, इससे बाल ड्राई हो जाते हैं। वहीं पैराबेन प्रोडक्ट को लंबे समय तक खराब होने से बचाता है, पर
इससे भी बाल रूखे हो सकते हैं। खासकर इस मौसम में अपने बालों को साफ और सूखा रखें। अगर बाल गीले हैं तो उन्हें तौलिए से बहुत रगड़ रगड़ कर ना सुखाएं, उन्हें नेचुरली सूखने दें। साथ ही गीले बालों को बांधें भी ना ही उसमें कंघा करें। गीले बालों में कंघा करने से बाल और ज्यादा टूटते हैं। कंघा तभी करें जब बाल अच्छे से सूख जाएं। कंघा करना बालों के नीचे से शुरू करें, ऊपर से नहीं, इससे बाल कम टूटते हैं। बारिश के मौसम में अपने बालों को रेगुलरली ट्रिम जरूर करवाएं, यानी उन्हें छटवाते रहें। इससे स्प्लिट एंड्स यानी कि दो मुहे बालों की दिक्कत कम होती है। बाल हेल्दी रहते हैं और उनका टूटना भी कम हो जाता है। साथ ही खूब पानी पिएं और अपनी डाइट का भी ध्यान रखें। अपने खाने में प्रोटीन और विटामिन ए वाली चीज़ें ज़्यादा लें। प्रोटीन के लिए आप अंडे, मेवे, बीन्स, मटर और मछली खा सकते हैं। वहीं विटामिन ए के लिए पालक, शकरकंद, अंडे और दूध, दही ले सकते हैं। देखिए, एक दिन में 50 से 100 बालों का टूटना नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा बाल टूट रहे हैं तो फिर आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लें, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। दलिया और ओट्स, ये दोनों ही नाश्ते में खाए जाते हैं, लेकिन इन्हें खाने के फायदे क्या हैं और अगर इनमें से कोई एक चुनना पड़े तो वो क्या होगा, ये हमने पूछा आर्टेमिस हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स डिपार्टमेंट की टीम लीड अंशुल सिंह से। पहले बात दलिया की। इसे साबुत गेहूं से तैयार किया जाता है। दलिया में प्रोटीन, फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, यानी इसे खाने से मांसपेशियां मजबूत बनती हैं, उनकी मरम्मत होती है, हाजमा सुधरता है, कब्ज की शिकायत नहीं होती, खून में शुगर का लेवल कंट्रोल में रहता है, शरीर को देर तक एनर्जी भी मिलती है। दलिया में ना के बराबर फैट होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट जल्दी ग्लूकोज में नहीं बदलता, जिससे ब्लड शुगर लेवल भी तेजी से नहीं बढ़ता और शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। दलिया में बी विटामिन्स, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सेलेनियम भी पाया जाता है। बी विटामिन्स दिमाग के लिए जरूरी हैं। ये शरीर को एनर्जी देते हैं, मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाते हैं। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नए सेल्स बनाने और पुराने को बचाए रखने का काम। वहीं आयरन शरीर में खून की कमी नहीं होने देता। मैग्नीशियम की बात करें तो ये मांसपेशियों और नर्व्स को ठीक से काम करने में मदद करता है। बीपी भी कंट्रोल में रखता है। वहीं फास्फोरस मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी है और सेलेनियम इम्यूनिटी बूस्ट करता है, साथ ही सेल्स को भी नुकसान से बचाता है। अब बात ओट्स की। ये एक तरह का साबुत अनाज है, हिंदी में इसे जई कहा जाता है। ये फाइबर से भरपूर होता है, यानी कि ओट्स खाने के बाद पेट देर तक भरा रहता है, जिससे बार बार भूख नहीं लगती और वजन कंट्रोल में रहता है। इसमें बीटा ग्लूकेन जैसे सॉल्यूबल फाइबर्स होते हैं जो दिल के लिए अच्छे माने जाते हैं। इससे इम्यूनिटी भी मजबूत बनती है। इसके अलावा ओट्स में प्रोटीन, विटामिन B1, B2 और फोलेट होता है। इसमें मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, कॉपर, आयरन, जिंक और सेलेनियम जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ओट्स खाने से मसल्स बनाने में मदद मिलती है। कोलेस्ट्रॉल कम होता है, खून में शुगर का लेवल कंट्रोल में रहता है, पाचन तंत्र सुधरता है। ओट्स में हेल्दी फैट और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। हेल्दी फैट आपको एनर्जी देता है, ये शरीर के सेल्स को ठीक से काम करने के लिए ज़रूरी भी है। वहीं एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। सेल्स शरीर का बेसिक यूनिट है। शरीर का हर हिस्सा सेल्स में बना है। जब सेल्स हेल्दी होते हैं तो बीमारियों का रिस्क घटता है। अब बात आई कि दोनों में बेहतर कौन है। देखिए, दोनों ही हेल्दी हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ओट्स या दलिया खा सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रोटीन और फाइबर चाहिए, दिल का ख्याल रखना है तो ओट्स खाइए। अगर पेट ठीक रखना है, पाचन सुधारना है और वजन घटाना है तो आपको दलिया खाना चाहिए। बाकी विटामिन्स, मिनरल्स और ग्लाइसेमिक इंडेक्स के मामले में दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। आप चाहें तो नाश्ते में एक दिन दलिया और एक दिन ओट्स खा सकते हैं। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो इस ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।